Hello everyone, I hope you all are fit and fine. So today students we are starting the fourth video of our first chapter of civics, and the name of the chapter is the Indian Constitution. So in the previous video beta we were reading about the key features of the Indian Constitution, and we had done two parts, that is federalism and parliamentary form of government. So today we are starting from the third key feature of the Indian Constitution, and that is separation of powers. इसका मतलब है बेटे शक्तियों का बंटवारा. सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 organs ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. तो 3 लेवल्स होते हैं बेटे हमारी गवर्नमेंट के, और वो क्या हैं? फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी. लेजिस्लेचर का मतलब क्या है बेटा? जिन विधायकों को हम इलेक्ट करते हैं, जिन लीडर्स को हम इलेक्ट करते हैं, वो हमारा लेजिस्लेचर फॉर्म करते हैं, मतलब कि जिन लोगों को हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं. सेकंड है एग्जीक्यूटिव, जो हमारे जो भी रूल्स लेजिस्लेचर्स के द्वारा बनाए जाते हैं उनकी पालना जो करवाता है, तो उसको हम कार्यपालिका बोलते हैं. एंड द लास्ट इज जुडिशरी, जिसको हम न्यायपालिका बोलते हैं, जहाँ जो न्याय से रिलेटेड है, मतलब कि लोगों को जस्टिस देने से रिलेटेड है. सो लेट अस फर्दर रीड. द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. तो बेटे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लेजिस्लेचर्स कौन होते हैं? जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने इलेक्ट किया है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर्स या विधायिका. The second is the executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government. तो बेटे एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो कानूनों को लागू करने में और शासन चलाने का काम में हेल्प करते हैं. जैसे हमारी पुलिस फोर्स होती है, तो ये किसके अंडर आते हैं? कार्यपालिका के या एग्जीक्यूटिव के अंडर. एंड the judiciary, of which you will read more in unit 3 of this book, refers to the system of courts in this country. तो judiciary बेटे किस चीज़ से रिलेटेड है? हमारे जो राज्य की किसी भी शाखा में जो कोर्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जुडिशरी. ठीक है, जो सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है उसको हम बोलते हैं जुडिशरी. सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ पावर बाय एनी वन ऑफ ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स. तो हमारी बेटे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मानना था कि किसी भी राज्य की कोई भी शाखा है, चाहे वो लेजिस्लेचर है, चाहे एग्जीक्यूटिव है या जुडिशरी है, तो किसी भी सत्ता के द्वारा गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए गए कि इन सभी की जो शक्तियां हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, मतलब कोई भी किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना करे. Through this, each organ acts as a check on the other organs of government, and this ensures the balance of power between all three. तो बेटे ये जो ऐसी जो पावर्स उनको दी गई हैं और उनकी जो पावर्स अलग की गई हैं, विभाजित की गई हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सभी की जो पावर हैं वो एक दूसरे को चेक कर सकते हैं और तीनों ही एक दूसरे से पावर को बैलेंस कर सकते हैं. तो ये इसीलिए ऐसा किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि उनकी पावर्स को सेपरेट किया गया था. नीचे बेटे जो ये आपका ब्लू कलर का पैराग्राफ देख रहे हैं, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो हम रीड करते हैं. यहाँ पे बताया गया बेटे कि ये जो स्टेट वर्ड यूज़ किया गया है, तो स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है. स्टेट का मतलब है राज्य, राज्य की गवर्नमेंट से रिलेटेड ये नहीं है. तो जब भी हम राज्य वर्ड का प्रयोग करते बेटे, तो सरकार का जो वर्ड है दोनों ही डिफरेंट हो जाते हैं. सरकार का काम होता है कानून बनाना और लागू करना, ठीक है, लेकिन चुनाव में कई बार क्या होता है, सरकार बदली भी जा सकती है. लेकिन जो स्टेट है वो एक ऐसी संस्था है जो उस पर्टिकुलर एरिया में के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं. अब जैसे हरियाणा स्टेट है, तो स्टेट तो बेटे वहीं रहेगा, है ना, उसकी सरकारें चेंज हो सकती हैं. तो स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, ये आप हमेशा ध्यान रखें. ठीक है, तो किसी भी राज्य का कोई भी ऐसा भाग्य, सरकार जो है वो राज्य का भाग है, तो इसीलिए राज्य का जो मीनिंग है वो सरकार से कहीं ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जो कि सरकार की जगह पर प्रयोग
नहीं किया जा सकता। तो स्टेट का मतलब राज्य, जो अपॉर्चुनिटीज़ राज्य को मिली हैं, जो डिसीजन मेकिंग के जो राइट्स हैं वो राज्य को मिले हैं। सरकारें तो बदलती रहती हैं, ठीक है, तो ये हम हमेशा याद रखेंगे। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ द other page. In this we are reading about the fundamental rights. This is the fourth part of key feature of the constitution. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेटे चौथा पार्ट क्या है? फंडामेंटल राइट्स, जिनको हम मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। तो मौलिक अधिकार का मतलब है फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे बेटे हमें बताया गया है कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि हमारे लेफ़्ट साइड पे दिखाए गए हैं। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है कि सभी लोगों को इक्वल राइट्स दिए जाएं, चाहे वो किसी भी वो रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो इस राइट के अकॉर्डिंग सभी सिटीजन्स को इक्वल माना जाएगा, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी पब्लिक प्लेस पे हों या किसी प्लेग्राउंड पे को यूज़ कर रहे हों, होटल्स को यूज़ कर रहे हों, शॉप्स को यूज़ कर रहे हों, तो कहीं भी उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये राइट टू इक्वालिटी के अकॉर्डिंग हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, जिससे कि ये बताया गया है कि सभी लोग जो हैं वो कानून के सामने इक्वल हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो कानून है वो उन्हें इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। सेकंड है आपका राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम का मीनिंग क्या है बेटे कि यहाँ पे राइट टू फ्रीडम, ये स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया, तो इसके अकॉर्डिंग बेटे किसी भी व्यक्ति को अपना भाषण देने की आज़ादी है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, कोई भी वो एसोसिएशन बना सकता है और देश के किसी भी भाग में वो आ जा भी सकता है और कहीं पर भी रह सकता है, कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता है। इन सभी चीज़ों के लिए हमें अधिकार प्राप्त हैं। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि जो अत्याचार हमारे साथ होता है या शोषण हम होता है उसके विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है बेटे, ये जो मानव व्यापार किया जाता है या ज़बरदस्ती लेबर करवाई जाती है या 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनसे मजदूरी करवाई जाती है, वो इस संविधान के अकॉर्डिंग वो अपराध है। ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है इसके अकॉर्डिंग वो अपराध है, तो जिसको क्या बोला गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब कि जहाँ पर हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है कि हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, चाहे हम हिंदुइज़्म को फॉलो करें, मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करें, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की रिलीजन को फॉलो कर सकता है। ये राइट हमें इंडिया में दिया गया है। फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब कि जो भी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हमें दिए गए हैं। सांस्कृतिक माने क्या होता है बेटे कि जो भी लोग माइनॉरिटीज़ में प्रेजेंट हैं, कम संख्या में प्रेजेंट हैं, उन लोगों के साथ कई बार क्या होता है भेदभाव किया जाता है। तो इस संविधान के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि कोई भी रिलीजन के अकॉर्डिंग या लिंग्विस्टिक बेसिस पे किसी भी कम्युनिटी को अलग नहीं समझा जाएगा, बल्कि उनकी संस्कृति की रक्षा की जाएगी और उसके विकास के लिए अलग अलग जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी स्थापित किए जाएंगे और कोई भी व्यक्ति कितनी भी एजुकेशन प्राप्त कर सकता है इस राइट के अकॉर्डिंग। सो लास्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये बेटा ये 6 फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। मतलब अगर किसी भी नागरिक को ये लगता है कि राज्य के द्वारा उसके किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन किया गया, उल्लंघन किया गया है, तो वो इस अधिकार का सहारा लेके अदालत में अपनी याचिका दायर कर सकता है। तो ये बेटे ये हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम पैराग्राफ में रीड करते हैं फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो अब बढ़ते हैं द फंडामेंटल राइट्स। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ ऑफन बीन रेफर टू एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटे जो हमारे मौलिक अधिकार वाला जो खंड है वो एक तरह से भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी उसको कहा गया है।
Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. तो बेटे जो ब्रिटिश रूल था, कॉलोनियल रूल जो था, उसके बाद लोगों के माइंड में, जो हमारे नेशनलिस्ट थे उनके माइंड में एक संदेह पैदा हुआ, जिससे एक शक उत्पन्न हुआ, और उनका वो चाहते थे कि आज़ाद भारत में जो स्टेट की पावर है उसके दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए जो लिखित रूप में हों। ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोलूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। तो बेटे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इसीलिए ये मौलिक अधिकार बनाए गए थे, तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो देश के सभी नागरिकों को हमारे स्टेट की जो पावर है वो अपनी मनमानी ना करे और उसका जो निरंकुश उपयोग है उससे बचाने के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स को बनाया गया है। The Constitution that thus guarantees the rights of individuals against the state as well as against other individuals। तो इस प्रकार बेटे हमारा जो संविधान है वो स्टेट के और दूसरे लोगों के अगेंस्ट लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। Moreover, the various minority communities also expressed the need for the constitution to include rights that would protect their groups। तो बेटे ऐसे बहुत सारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ भी हैं जो ये चाहते थे कि संविधान ऐसे अधिकार को इंक्लूड करे जो उनके समूह की भी रक्षा करे, क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी तो बात सुनी ही नहीं जाती। सो द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ अगेंस्ट द मेजॉरिटी। मतलब जो लोग ज़्यादा संख्या में हैं उनके अधिकारों के उनसे जो कम संख्या में जो लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी हमारे संविधान में दिया गया है। As Dr. Ambedkar had said about these fundamental rights, their object is twofold। तो बेटे जैसे जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर हैं, भीमराव अंबेडकर, उन्होंने हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके दोहरे लक्ष्य हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ दैट एवरी सिटीज़न मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स। मतलब सभी जो नागरिक हैं वो ऐसी स्थिति में होने चाहिए कि उन अधिकारों का दावा कर सकें। और सेकंड क्या इसमें बताया गया है? दैट दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग ऑन अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉज। तो इस तरह के जो भी अधिकार हैं वो हर उस पावर और हर उस संस्था के लिए ज़रूरी होंगे जिसे कानून को बनाने का हक दिया गया है, ताकि वो कोई भी गलत कानून ना बना सकें। In addition to fundamental rights, the Constitution also has a section called Directive Principles of State Policy। तो बेटे जैसे हमारे ये मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हमें बताए हैं, इसके अलावा हमारा जो संविधान है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी बनाए गए हैं, जिसको हम आदेश सिद्धांत भी बोल सकते हैं या नीति निर्देशक भी बोल सकते हैं। This section was designed by the members of the Constitutive Assembly to ensure greater social and economic reforms and to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे बेटे उनके द्वारा ये जो खंड था वो इसीलिए जोड़ा गया था ताकि जितने भी सामाजिक और आर्थिक सुधार संभव हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको किया जा सके। और वो ये भी चाहते थे कि आज़ाद भारतीय राज्य जनता जो है उसकी पॉवर्टी को कम किया जा सके। तो उसके लिए कुछ ऐसे कानून और नीतियाँ बनाए जाएं और ऐसे सिद्धांतों को और मार्गदर्शकों के रूप में अपने सामने उनको रखा जाए जिससे कि उनको फॉलो करके लोगों की गरीबी को दूर किया जा सके। सो ये था बेटे हमारा फंडामेंटल राइट्स। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सेकुलरिज्म। सो सेकुलरिज्म का क्या मीनिंग है बेटे? सेकुलरिज्म का मीनिंग है कि एक ऐसा देश जहाँ पर बहुत सारे धर्मों को या कोई भी जो स्टेट है हमारा वो किसी पर्टिकुलर एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकुलरिज्म। इसको धर्म निरपेक्षता भी बोला जाता है। सो लेट अस नाउ रीड अ सेकुलर स्टेट इज वन in which the state does not officially promote any religion as the state religion। कोई भी स्टेट राज्य है वो किसी पर्टिकुलर
रिलीजन को ऐसा नहीं बोलता है कि आपको यही फॉलो करनी है, हम अपनी मन मर्जी से कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकुलर स्टेट, secularism. You now understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself. तो बेटे अब हमें ये बात समझ में आने लगी होगी शायद कि कभी कभी जो हमारे देश का इतिहास है वही हमारे देश का संविधान तय करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो जो प्रॉब्लम्स हमारे लोगों को देखने को मिली थी आज़ादी से पहले, वही सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए थे। The Constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all the citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us. तो बेटे हमारा जो संविधान है वो उन सभी आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से साकार करना चाहते हैं। मतलब कि जितने भी लोग हैं वो भी उन आदर्शों को फॉलो करेंगे और तो और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हम अपने चुनते हैं उन्हें भी उन आदर्शों को फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, अ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल इफेक्ट द गेम। तो जैसे बेटे अगर हम कोई भी गेम खेलते हैं तो अगर वहाँ पे कोई भी विधान चेंज हो जाता है या कोई भी रूल चेंज हो जाता है तो उससे क्या होता है, पूरा का पूरा खेल बदल जाता है। तो ऐसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन अमेंडेड ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न्स ऑफ द पॉलिटी। तो हमारा जो संविधान है उसमें भी बाकी देश जैसे जिन देशों में संविधान में ज़्यादा चेंजेस आते हैं तो वहाँ उन देशों की जो बुनियाद है बेटे वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे ही टाइम टू टाइम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं, वो जनता के सपोर्ट में किए गए हैं। ऑफन ए मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ए चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। तो जैसे हमने अभी पढ़ा है कि अगर किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के में चेंजेस कर दिए जाएं तो उसकी पूरी बुनियाद ही चेंज हो जाती है। और इसका एक एग्जांपल जो हमने नेपाल के बारे में रीड किया था कि जब उन्होंने नए डेमोक्रेसी को शुरू किया अपने देश में, या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो लाए आंदोलन करके, तो उनको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा क्योंकि पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसके फेवर में था, राजा के फेवर में। लेकिन अब जो कॉन्स्टिट्यूशन वो लेके आए थे वो किसके फेवर में था, जनता के फेवर में। The different features of the Indian Constitution outlined above involve complicated ideas that are often not easy to grasp. तो बेटे अलग अलग जो फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो भारतीय संविधान के जो अलग अलग आयाम पढ़े हैं वो कई बार काफ़ी मुश्किल नज़र आते हैं, ठीक है ना। ऐसा लगता है बहुत उलझे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें उनको समझने की कोशिश करनी है। डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट। इन द रेस्ट ऑफ द बुक एज वेल एज इन योर हायर क्लासेज यू विल रीड मोर अबाउट दीज डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडरस्टैंड मोर सब्सटेंटिवली व्हाट दे मीन। तो बेटे हो सकता है इस चैप्टर में आपको ये ज़्यादा डीपली समझ में ना आए हों, बट डोंट यू वरी, आपके जो आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें आपको अच्छे से इन टॉपिक्स को समझाया जाएगा और आपकी जो हायर क्लासेस हैं उसमें भी काफ़ी डीपली इनके बारे में बताया जाएगा। सो बेटा हियर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। सो वी विल मीट विद द नेक्स्ट chapter in our next video. Till then, take care and have a nice day.